In the last class, we had discussed about Sales of Goods Act and Indian Contract Act, जहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड का एक्ट में क्या क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है. विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. टुडे विल स्टार्ट विद यूनिट 15, ब्लॉक 4 का यूनिट 15, which deals with export sales contract. First of all, what is the difference between export sales contract and domestic sales contract? Anyone? What is the difference between export sales contract and domestic sales contract? Sir, domestic sales contract will be dealing with all the domestic trades that are happening, and the export trade contract will be dealing with all the export related issues. Okay. All the other countries, foreign countries. That is outside our country boundaries, right? Yes, outside our country boundaries. ठीक है, मैं दो चार पॉइंट्स बता रहा हूँ डिफरेंस का क्या है, सुनो. म्यूट योरसेल्व्स. All export sales involve overseas parties which is absent in all domestic sales. जैसे आकाश ने राइटली कहा, all export sales will involve overseas parties, जबकि डोमेस्टिक सेल्स में विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री में हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स. इन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उनको बोला जाता है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर. सपोज वी आर एक्सपोर्टिंग, हम एक्सपोर्टर, सामने वाला इंपोर्टर. सपोज वी आर इंपोर्टिंग, तो सामने वाला एक्सपोर्टर, हम लोग इंपोर्टर. जबकि इन डोमेस्टिक सेल्स जनरल टर्म्स यूज्ड आर बायर एंड सेलर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइस अंडर एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट is generally in terms of foreign currency, and the goods are exported across the boundary of the country. Export contract में क्या होता है? Rules and regulations of foreign exchange भी लागू होता है and foreign trade development regulation भी लागू होता है. Export sales are subjected to various legal procedural formalities. जब हम लोग export procedure, import procedure करते हैं, easily नहीं कर सकते, बहुत सारे steps हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड और फॉलोड और ऑब्जर्व्ड टू कंप्लीट योर सेल्स प्रोसेस. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. इस चैप्टर में विल कंसंट्रेट ओनली ऑन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट. एज आई ऑलरेडी सेड, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद पर्सन्स आउटसाइड अ कंट्री, जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं. तो जनरली उस कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर अराउंड 26 आइटम्स और कंडीशंस दैट आर स्टेटेड और लिस्टेड. यानी एक एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज हम लोग को पता होना चाहिए, क्या क्या होता है. पहला होता है पार्टीज, उनके नेम एंड एड्रेस, यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर का दोनों का नाम एंड एड्रेस. सेकेंड, प्रोडक्ट विथ स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, details of details of the product. नेक्स्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, और अगर कोई स्टैंडर्ड टेस्ट वो अंडरगो गया है तो उसके स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स. फोर्थ होगा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है. फिफ्थ है प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का कितना दाम है. सिक्स्थ है टोटल वैल्यू, दैट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट, यू विल गेट टोटल वैल्यू. प्राइस एस्केलेशन, करेंसी, पैकिंग डिटेल्स, मार्किंग एंड लेबलिंग डिटेल्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिंगुलर मोड है कि बाई मॉडल है कि क्या टेक्निक से वो गुड्स जाएगा. डिलीवरी का प्लेस एंड शेड्यूल, किस जगह पे पहुंचाना है, कौन से डेट पे पहुंचेगा, कौन से टाइम में पहुंचेगा. इंश्योरेंस हुआ कि नहीं हुआ है. इंस्पेक्शन, वेदर गुड्स आर प्रॉपर्ली इंस्पेक्टेड. डॉक्यूमेंटेशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मोड क्या होगा. Passing of property risk, again by insurance we can do that. Availability and non availability of export import license check होगा, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है. Conditions, warranties, settlement of disputes, proper law of contract, jurisdiction, termination clause, and in case of damage what will be the fine and penalties.
Coming back to this, what is the difference between guarantee and warranty? Anyone? Akash, difference between guarantee and warranty. Sir, guarantee is a complete change. Means if there is any goods which we are using and it got means scrapped or it got scrapped, so we guarantee helps us to change it, but warranty helps us to means what do we say, repair it or something like that. Sir, can Himani, I? एक मिनट मशहूद. Himani, difference between guarantee and warranty. Himani. Okay, Masood. Actually, guarantee, we can say that there is a commitment made by the seller to the buyer that anything happens, he will change or replace or repair the product. But whereas in a warranty, there is a assurance given that this product will be okay, and if it will be a problematic, then the buyer, the seller will be take care of that product. It is like a post sale service, after sale service, sorry. And guarantees that you have to replace by anyhow with the certain guidelines also there in replace of product or anything like that. Basic difference is, as they have rightly said, गारंटी में प्रोडक्ट रिप्लेस होने का चांसेस रहता है, जहां पे गारंटी दिया जाता है कि अगर इनकेस आपका प्रोडक्ट खराब निकला हम लोग रिप्लेस कर देंगे. वारंटी पे एश्योरेंस रहता है, सपोज ए पार्ट ऑफ द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, so that particular part is replaced, not the total asset. Clear? Sir, can I add one more point? हाँ बोलो, मैं तुम्ही को पूछा था, तुम म्यूट में थी. नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फोन में. हाँ बोलो. Sir, guarantee is free of cost, whereas in warranty we have to sometimes pay a cost for it. ठीक है, रिपेयरिंग का हम लोग का खर्चा प्राय लगता है, वी हैव टू पे. हाँ जी सर. और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? दे कैन ऐड. सर, गारंटी में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर नहीं होता है, जबकि वारंटी कम्स विद प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस. लाइक उसमें एक पीरियड होता है कि जिस टाइम ऑफ, लाइक जैसे इन्होंने अभी कहा कि आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू पे फॉर दैट. So there are some proper rules and terms in warranty, but guarantee is something that is covered within the warranty period. अगर उस टाइम के अंदर अगर कुछ होता है तो that will be totally replaced or that will be totally taken into consideration. लेकिन वारंटी, लाइक फॉर एग्जांपल, 1 साल का अगर गारंटी रहता है तो 5 years का वारंटी होता है. Like within 5 years, if you get any issues, you can repair it. So I think स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है. हाँ, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, बट हाँ, एंड उसके बाद यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज. यस. ओके, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेल्स ऑफ गुड एक्ट. उसमें एक टर्म था रिगार्डिंग डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. अब वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? एनीवन? कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सर सेल ऑफ गुड्स जो उसमें वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. हाँ, उसी में जो है. सर, अगर कंडीशंस पूरी होगी तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट अगर बनेगा तो उसके बाद आपको वारंटी मिलेगी. Basically, conditions in a contract of sale is a stipulation which forms the very basis of the contract or is essential to the main purpose of the contract. जबकि warranty होता है which is not essentially but only subsidiary to the collateral of the main purpose of the contract. अब अपने पास different terms of conditions and warranties हैं, कुछ implied है, कुछ expressed है. अब जैसे implied conditions में as to title, sale by description, as to quality, quantity, custom,
sale by sample, etc. In case of implied warranties, we have the buyer shall have and enjoy peaceful possession of goods. Goods are free from any charge in favor of any third party as to quality of fitness, and likely to be dangerous to the buyer when there is an implied warranty that the same should be brought to the notice of the buyer, or the seller shall warn the buyer of the probable danger, otherwise the seller shall be liable. Different terms and conditions हैं जहां हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर करते हैं फॉर एक्सपोर्ट, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू complete the process so that legally it is correct and you get the payment on time. To sum up this part, international contracts are governed by the proper law of contract, which may not or may be relevant national laws depending upon the presence or absence of a choice of law clause in the contract. If the choice of law clause exists or present in the contract, the proper law of contract will be the law expressly or impliedly selected and agreed by the parties. In that case, the chosen law may be that of the country of the exporter or importer or even a third country law. जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉ डिसाइड करते हैं कौन सा एक्सपोर्टर होगा कि इंपोर्टर होगा कि थर्ड पार्टी का होगा, कौन सा लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे, दैट विल बाइंड ऑल द पार्टीज. In the absence of a choice of law clause in the contract, the intention of the parties has to be normally ascertained. If the intention cannot be ascertained or inferred from the circumstances, conflict of law principles will be applied to determine the proper law of the contract or applicable law. यानी अगर हम लोग कोई भी लॉ जस्टिफिकेशन में नहीं ला पा रहे हैं तो आगे हम लोग उनका इंटेंशन स्टडी करेंगे, एंड जो नॉर्मल लॉ है दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स. जैसे आज हम लोग डिस्कस किए export sales contracts. The export sales contract should be comprehensive in terms of both structure and contents to avoid or reduce the possibility of any differences and disputes between the parties. The contract should be very clear, एकदम डिटेल में होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी डिफरेंसेस या डिस्प्यूट्स ना हो अमंग द पार्टीज, बिकॉज वी वेरी वेल नो जब भी डिस्प्यूट होगा it will take a long time to settle, और जब टाइम चला जाएगा it will be a loss to both the buyer and the seller in terms of goods also, in terms of price also. The contract contains both the substantive part and the regulatory part. Substantive माने जनरली जो जो टर्म्स होने चाहिए एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो होगा, प्लस रेगुलेटरी पार्ट. The major clauses of the substantive part include parties, product, quality, quantity, price, total value, currency, packing details, marking and labeling details, mode of transport, delivery, insurance, inspection, documentation, mode of payment. जैसे मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे 24-25 पॉइंट्स हैं वो सारे रहेंगे. और रेगुलेटरी पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट बाइंड फॉरेन ट्रेड, दैट इज तुम्हारा फॉरेन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रॉपर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल टर्मिनेशन लॉज, and in case of damages uska settlement. Now how disputes will be settled in case of international trade? What are the different methods और कौन in charge है disputes को settle करने के लिए? कौन सा act बना है to solve this disputes? Anyone? सर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. कौन से ईयर में पास हुआ था? वो याद नहीं सर. 1996. अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स. पहला है लिटिगेशन. व्हाट यू मीन बाय लिटिगेशन? हिमानी, लिटिगेशन. Sir, basically it's a process whereas in the buyer takes the legal action or the seller in case of any damage to the goods. That means in this method the parties will resort to the court established by law. यानी हम लोग लीगल प्रोसेस में जाएंगे and will file a case जिसका भी damages होगा law will settle it and clear it.
What is arbitration? सर जब कोई दो सर पार्टी लेजिस्लेशन को लेके बाहर नहीं मतलब आपस में ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वो आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, उस प्रोसेस को हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। जब भी कोई The court of मतलब law. चीज बाहर ही सॉल्व आउट हो जाए तो उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। Yes. Arbitration is a written voluntary agreement to submit present or future disputes or differences for final and binding determination. कहाँ पे करते हो इसको? Its disputes are not settled to not submitted to a court but to a sole arbitrator or an arbitral tribunal, जहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ जाके हम लोग वहां पे सेटलमेंट करेंगे। इसका मतलब हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे, एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे जो सेटल करेगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? व्हाई इट इज डन? सर लीगल प्रोसेस काफी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए हम बाहर ही सॉल्व आउट कर लेते हैं और काफी कॉस्टली भी हो जाता है वो। Yes, because the legal process is time consuming and costly. इसलिए in order to save yourself from this loss, parties go for arbitration. What are the advantages of arbitration? टाइम वहां सेविंग। पे ओके जैसे हम लोग डिस्कस किए, टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, एक्सपेंसेस कम होते हैं। हर्षित अरोरा, हर्षित अरोरा, आर यू देयर? We are in the block 4 unit 16. We are discussing chapter 16 block 4. And regarding your examination and all, after the class you ask in the main office. ठीक है श्वेता? Okay, what are the advantages of arbitration? सबसे पहले, the proceedings can be commenced and completed within a specified time limit. यानी हम लोग का टाइम सेव हो सकता है if we go by arbitration. नेक्स्ट है द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आर लेस कंपेयर टू लिटिगेशन. अगर हम लोग कोर्ट से जाते हैं, इन कंपेरिजन टू दैट आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस विल बी लेस. इट विल प्रमोट गुडविल एंड बेटर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज. सपोज दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो देयर आर चांसेस ऑफ फ्यूचर मोर डीलिंग्स अमंग देमसेल्व्स. तो वहां पे गुडविल एस्टैब्लिश होगा जहां पे उनको ये लगता है कि ठीक है अभी तो झमेला हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, फ्यूचर में भी हम लोग कर सकते हैं ट्रेड और गुडविल एस्टैब्लिश कर सकते हैं. द पार्टीज कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड मोर नॉलेजेबल which may not be possible in a court litigation. It ensures privacy and secrecy and it is less formal and more flexible. So because of these advantages, people generally prefer arbitration than litigation. ताकि हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले और हमारा ट्रेड को हैम्पर होने नहीं दे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, गुड्स, प्राइस एक्सेट्रा. नेक्स्ट मेथड है ऑफ सेटलमेंट alternative dispute resolution and conciliation. What do you mean by conciliation? सर ये भी इनफॉर्मली होता है और ये काफी ये उससे भी जल्दी क्विक होता है. जो आर्बिट्रेशन होता है उसमें फिर भी टाइम लगता है, जो एडीआर होता है उसमें और कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू आर्बिट्रेशन. Okay, anyone else wants to add something? और उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो किया जाता है, इसमें फॉलो नहीं किया जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज को उतने अच्छे तरीके से. Okay, और कोई want to add something? में एक कॉमन मतलब थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जो उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. एंड द फाइनल डिसीजन दैट इज टेकन ऑन मतलब ऑन द कॉमन व्यूज ऑफ ऑल द. ओके, और कुछ पार्टीज ताकि दोनों को इक्वल जस्टिस मिल सके. अच्छा, जो ये थर्ड पार्टी होता है नोन होता है कि अननोन वो तो पर्सन होता है? आर्बिट्रेशन में भी होता है सर, इसमें अननोन पर्सन होता है. नहीं, आई थिंक नोन पर्सन होता है इसमें. मेक बी श्योर.
कंसिलिएशन हाँ, एक प्रोसेस स्टॉक है. नॉन पर्सन ही होता है. ओके, म्यूट योरसेल्फ. कंसिलिएशन एक प्रोसेस है बाय विच a third party at the instance of the contracting parties seeks to bring them together in a compromise without having power to ensure enforcement of decision who is nominated by the contracting parties to make such appointment. The major difference क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि देखो, अब जब हम लोग दो जन ट्रेड कर रहे हैं, दो जन पार्टीज हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व हो रखे हैं, हम लोग का मेन टारगेट क्या होगा कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो. यस और नो? आज जब हम लोग किसी से बिजनेस करते हैं, शुरू से सोच के रखेंगे नहीं उससे झगड़ा करना है, कुछ ना कुछ पेंच निकाल के झगड़ा करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे, तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. तो जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह होता है, इंपोर्ट वगैरह होता है, अगर हम लोग ये फ्रेम ऑफ माइंड से काम करेंगे तो छोटे से छोटे बात पे हम लोग झगड़ा कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशंस हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग का ट्रेड कैसे सक्सेसफुल हो जाए इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट. बट इन केस देयर आर सम फॉल्ट्स, इन केस किसी का फॉल्ट है, किसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है, तो दिस आर द डिफरेंट टेक्निक्स जहां पे हम लोग अपना सेटलमेंट कर सकते हैं. एंड टारगेट वही है, टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर में हम लोग नहीं आए, फाइन और पेनल्टी हम लोग को देना नहीं पड़े, गुड्स वापस नहीं आ जाए, और जो गुड्स हम लोग भेजे हैं प्रॉपर क्वांटिटी क्वालिटी में उसके पास पहुंचे और वो हम लोग को प्रॉपर्ली पेमेंट करे. इज दिस पार्ट क्लियर? If anyone wants to add something. सर आपने नोन और अननोन का नहीं बताया, इसमें नोन होता है और अननोन होता है जो हमारे केस को सॉल्व करता है. इसमें क्या होता है, जो भी पार्टी, सपोज एक्सपोर्टर इंपोर्ट में एक्सपोर्टर थर्ड पार्टी को लेके आ रहा है, तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर का नोन हो गया, इंपोर्टर का नोन है, तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, एक्सपोर्टर के फॉर में जबरदस्ती वो डिसीजन नहीं ले सकता है. ही कैन नॉट बी बायस्ड. I am going to sum up this part. In international business, disputes are varied in nature and arise mainly on account of omissions and commissions in the contract, resulting in a breach of contract. What do you mean by breach of contract? सर किसी कॉन्ट्रैक्ट का टूटना. उससे क्या होगा, या तो लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर करेंगे, फाइन पेनल्टी चार्ज होगा, गुड्स वापस आ जाएगा, और शायद हम लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ सकता है. Because of that, settlement of commercial disputes or differences as and when they arise is desirable. इसलिए बोला जाता है कि disputes जब भी arise होगा, it's better to settle it down. They are resolved or required to be resolved by discussion in view of the high cost, time consuming process and inconvenience involved in settling the disputes by litigation or arbitration. हम लोग कोशिश करना चाहिए कॉस्ट कम लगे, टाइम कम लगे, इनकन्वीनियंसेस कम हो, ताकि हम लोग प्रॉपर्ली ट्रेड कर सके. देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिटिगेशन है, आर्बिट्रेशन है, उसके बाद कंसिलिएशन है. हम लोग वी कैन फॉलो एनी ऑफ दिस मेथड्स एंड सेटल आवर डिस्प्यूट्स. इट इज इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, सेपरेटली एंटर्ड इनटू और ऑन अ बेसिस ऑफ अ क्लॉज टू दैट इफेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट. The arbitration proceedings in India is regulated by the law contained in Arbitration and Conciliation Act of 1996, जैसे पहले आकाश ने कहा था, which provides the required legal framework for international commercial arbitration and conciliation. Masood, what is the question, assignment question for unit block 4? So just a minute. हाँ. सर अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन. You just type your question in the chat box. Towards the end of the class, we'll discuss. यस सर नहीं, सर, यूनिट assignment ब्लॉक का 4 question. में हाँ
ब्लॉक 4 का है, द ट्रेड थ्योरीज डज नॉट नीड एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन. FDI is not a remover of balance of payment constant, formation of Okay, short regional notes है. economic. Short notes है it तो? is short notes. हाँ ठीक है. ओके ठीक है. What is the question for block 5? Block 5 is modern theory of trade, issue and controversies of transnational corporation, global trade point network, role of trade in services in economic development. Short notes. ठीक है. Before we start with block 5, anyone who wants to answer the question given by what was the question? Difference between what is the difference between illegal and unlawful? Yeah, unlawful agreement. क्या है डिफरेंस बोलो? Illegal and unlawful. Anyone? सर इलीगल एग्रीमेंट जो कि इलीगल एग्रीमेंट भी अनलॉफुल होता है, बट वो उसका थॉट रहता है कि वो कहीं मतलब किसी क्राइम करने के मूड में रहते हैं, जैसे किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देना, किसी को Yes. किडनैप करने का Basically it is immoral. Immoral होता है. इमोरल रहता है. सर कैन आई? हाँ yes. सर जो अनलॉफुल होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो इलीगल होते हैं वॉइड अप इनिशियो होते हैं. जो इलीगल होते हैं मतलब जो हमारे अनलॉफुल है वो एक टाइम के बाद कुछ भी वो वैलिड हो जाए, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जो इलीगल होते हैं उन्हें हम कर ही नहीं सकते. वॉइड अप इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वो गलत है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब एग्रीमेंट करते हैं एक माइनर के साथ, दैट इज वॉइड बट नॉट इलीगल, राइट? इलीगल में जैसे उसने सही कहा कि जहां पे वी हार्म अ पर्टिकुलर पर्सन, जो इमोरल होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, जनरली उसको बोला जाता है. लेकिन अब जैसे हम लोग माइनर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वी कैन एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद अ माइनर अबाउट सिंगिंग. सपोज वो एक सिंगर है, उसके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं. इस केस में इट कैन बी वॉइड बट इट कैन नॉट बी इलीगल बिकॉज सिंगिंग इज नॉट अनलॉफुल. क्लियर? किसका डाउट था? इज इट क्लियर? यस सर. कौन डाउट पूछा था? सर डाउट नहीं था, असाइनमेंट का क्वेश्चन था. अब उसको एलाबोरेट कर पाओगी विथ एग्जाम्पल? यस सर. ठीक है. So we come back to block 5. We'll start with block 5. इसमें पहला टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, जहां पे अगेन दे हैव रिपीटेड गैट एंड WTO जो हम लोग प्रीवियस ब्लॉक्स में डिस्कस किए हैं. जस्ट अ शॉर्ट रिकैप. विल स्टार्ट विद गैट. एनीवन गैट के बारे में बताओ, हम लोग पढ़े हैं. आकाश बोलो गैट के बारे में. सर गैट्स के बारे में नहीं, मतलब उतना ये नहीं है नॉलेज. हम लोग डिस्कस किए थे गैट WTO. यस सर, बट हेलो सर. असाइनमेंट के चक्कर में नहीं. हाँ ठीक है. एनीवन एल्स? ऋतुपूर्णा बोलो. जी सर. सर गैट एक अग्रीमेंट है जो कि मतलब बहुत सारे कंट्री को लेके होता है, पर वो मतलब हम इम्प्रूव करता है ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को वो इम्प्रूव करता है, मतलब हेल्पफुल रहता है. कुछ टैक्स वगैरह, कुछ कोटा वगैरह मतलब हटाता है. बस. और कुछ? सर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो गैट जो है एक लीगल एग्रीमेंट है बहुत सारे इकोनॉमिक्स कंट्रीज के बीच में, जो प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स, जैसा टैरिफ्स हो गया या कोटास हो गया, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ मॉडिफाई करके, या फिर कुछ ऐसा रूल्स और रेगुलेशन बनाना जैसा सारे कंट्री को फॉलो करना, और जिसके कारण फ्री ट्रेड हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए, एंड और सब लीगल वे में हो मोटा मोटी. ओके. मैं इसको एक शॉर्ट डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूं, सुनो. गैट इज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट regulating international trade.
the purpose of which is the substantial reduction of tariff, जैसे मसूद ने अभी कहा, and other trade barriers and the elimination of preferences on a reciprocal and mutually advantageous basis, जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट हो और टैरिफ्स और अदर ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस कर सके. What replaced GATT? कौन रिप्लेस कर दिया GATT को? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्यों किया? Why GATT changed to WTO? Why it was converted? Because in GATT there are so many problems, then we can replace with WTO. उसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, प्रॉब्लम्स थे जिनको WTO ने ठीक करा. There were various objections to GATT, जिसके कारण से उसको कन्वर्ट कर दिया गया to WTO, राइट? अब हम लोग डिस्कस करेंगे GATT WTO के बारे में. WTO क्या है बोलो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. WTO actually it is a intergovernmental organization. जैसा आप गैट्स में भी हम लोग देखें कि वो गुड्स सर्विसेज के लिए था. हम लोग WTO में और एक ऐड कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर में इसमें ज्यादा फोकस किया गया है और ट्रेड एग्रीमेंट भी है. और इंटरनेशनल WTO में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में इतना नहीं था, जिसकी वजह से WTO मैंने गैट्स में नहीं था, तो WTO फॉर्म भी हुआ है. एंड फंक्शन देखा जाए वही गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उसके अंदर आता है, करेंसी मूवमेंट आता है, उसका गुड्स तो ट्रांसफर होता है, उसका लीगल बैंडिंग भी होता है. अपना जो बाउंड्रीज हुआ है, मैंने जो बॉर्डर होता है तो उसके बीच में फ्री ट्रेड हो. उसमें कुछ कंट्रीज को प्रिफर किया जाता है, जैसा लेस डेवलप इकोनॉमी है तो डेवलप इकोनॉमी उसको मदद करता है FDI के माध्यम से उसका इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत वे में इंक्रीज होता है. जो अपना अंडर डेवलप इकोनॉमी है वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कैपिटल इन्फ्यूज होता है. तो एक अगर कोई इकोनॉमी के बीच में झगड़ा होता है तो वो WTO के अंदर में जाके वो अपना रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं जो भी झगड़ा, जैसा इंडिया और USA एंड चाइना का भी चल रहा है. WTO में झगड़ा चल रहा है टैरिफ के रिलेटेड मेनली. तो मोटा मोटी इसका मतलब WTO का मेन फंक्शन है टू एंश्योर ट्रेड फ्लो एज स्मूथली एंड फ्रीली एज पॉसिबल, राइट? यस सर. कोशिश करेगा कि ट्रेड इजीली हो, फ्रीली हो, जितना पॉसिबल है. उसका मेन फंक्शन है टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड मेजर्स एंड एनवायरमेंटल मेजर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट and to make appropriate recommendations on whether any modifications in the system is needed or not. Basically वो गाइड करेगा. It is a guiding organization बोल सकते हैं, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लरिश करने के लिए. बेसिकली उसका 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से फ्यू मैंने बताया है कि सेटअप रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, नेगोशिएट करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना जैसे मसूद ने अभी भी कहा, increase transparency, cooperate with other international economic organizations, etc. Why WTO is important? और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. WTO के वॉचडॉग का भी रोल परफॉर्म करता है. अगर कोई इलीगल ट्रेड होता है या कुछ चलता है ड्रग्स या समथिंग लाइक दैट, तो वो वॉचडॉग या फिर जैसा अपना कोई सा गुड्स अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता है, अगर कोई कंपनी कंप्लेन करे तो WTO उसके ऊपर एक्शन भी ले सकता है. ऐसा लीगल वॉचडॉग एक WTO का फंक्शन आप बोल सकते हो, राइट? इट गाइड्स, प्रोटेक्ट्स, सब बोल सकते हैं, इसमें इंक्लूड करता है. अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ WTO टू वर्ल्ड ट्रेड? हाँ, जैसा मैंने अभी बोला कि जैसा एक वॉचडॉग का नजर उसका रहता है. जैसा मेनली वही तो मोटा मोटी वही बात है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रीली हो, कोई कंट्री के ऊपर टैरिफ चार्ज ज्यादा ना करे, कोई ऐसा रूल्स ना हो अगर डिस्प्यूट हो जाए या मोनोपोली हो जाए, जैसा कि ज्यादा FDI करके, जैसा भी हम लोग देख सकते हैं चाइना कोशिश करता है हर एक इकोनॉमी में कैप्चर करने के लिए, बिकॉज उनका स्टॉक मार्केट में शेयर बहुत कम प्राइस में भी लिस्टेड है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए WTO है, जो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट भी आए, लेकिन कोई मिस यूटिलाइज ना हो, कोई इलीगल काम ना हो या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. मोटा मोटी
वो कैसे करता है? इट डज दिस बाय इम्प्लीमेंटिंग, जैसे तुमने कहा, रेगुलेटिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज, by providing a fair forum for trade negotiation between member countries, mediating on disputes यानी dispute settlement as they may arise. Main aim है to help with imports, exports and conducting trade fairly, ताकि कोई भी आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो एंड सबको को उसका बेनिफिट मिले. The worldwide concern for safeguarding the domestic environment by different nations has extended to preserving the sanctity of the global environment. Issues like degradation of natural resources, depletion of the ozone layer, conservation of wildlife, biodiversity, and health and safety standards have become dominant global agendas and have had a major impact on the conduct of international trade. इनके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड और नेगोशिएशंस में इश्यूज थे. Some of the major multilateral environment agreements have specific trade provisions. India, as one of the important developing country suppliers to the world markets, cannot remain immune to such international developments in trade arena. It has already faced environmental related problems in respect of specific export products like leather, garments and agro-based products. Since environmental issues are now firmly enriched in global trade negotiations, we have to draw up appropriate protective strategies. यानी अब strategies चाहिए ताकि हम लोग ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके और डेवलप कर सके इन टर्म्स ऑफ फॉरेन मार्केट. This could be in the form of encouraging Indian business enterprises to adopt environmental friendly processing methods. ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे. We should produce दो गुड्स जिसके लिए हम लोग का प्लस पॉइंट है, जहां हम लोग के पास रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल है इन कंपेरिजन टू द कंपिटिटर्स. अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे एट लोअर कॉस्ट, वी कैन क्रिएट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, increase the sales and earn profits, and produce environmentally cleaner products through a package of initiatives including tax rebates and remissions. What are services? What do you mean by services? Things which are intangible in nature. Okay. Non-physical, intangible, which cannot be touched, seen, etc. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? Services can be financially or advisory, legally, or any kind of services. Means कोई सा भी सर्विस ले लो, जैसे टीचिंग सर्विस हो गया या बैंकिंग और फाइनेंस और एनीथिंग लाइक दैट. हाँ, बेसिक लेमन्स लैंग्वेज में हम लोग जैसे बोलते हैं हेयर कट इज अ टाइप ऑफ सर्विस, मेडिकल चेकअप, मेल डिलीवरी, एजुकेशन, कार रिपेयर एक्सेट्रा. अब हम लोग डील करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज. सर्विसेज में हम लोग कैसे जाएंगे, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, विल डिस्कस इन दिस पार्ट. पहला है सर्विसेज, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैन बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 मेथड्स. पहला, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट. इसमें क्या होगा? दिस इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ वन कंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री. एग्जाम्पल कोई बोल सकते हैं? गूगल. ओके. जैसा इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होता है. जैसा ट्रांसपोर्टिंग सर्विस एक हो गया, या टेलीफोन कम्युनिकेशन, जैसा इंडिया का एयरटेल कंपनी साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, तो भी एक कम्युनिकेशन हो सकता है. मैंने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन साउथ अफ्रीका. सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर्स. दिस एंटेल्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द टेरिटरी ऑफ वन कंट्री to the service consumer of another country. Example? सर जैसे इंडिया के लोग दुबई में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
तो यहाँ से जो टूरिज्म लोग गए एक तो प्राइम वो एग्जांपल है। Yes, tourism is the best example. और क्या हो सकता है? sir, can the call centers come in this category? हो सकता है, बिकॉज देखो कॉल सेंटर्स का मेन जॉब क्या होता है, व्हाट दे डू? यहाँ के लोग फॉरेन कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय बीइंग हेयर ओनली। Yes. So it is a type of movement of consumer service itself. Next आएगा commercial presence abroad. This means supply of services by service supplier of one country through commercial presence in the territory of another country. यहाँ पे आता है बैंकिंग सेक्टर। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स अब्रॉड। और फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो किसी को भेज सकता है करने के लिए? नो सर। Yes. He has to be physically present to do that. So in that case he cannot send anyone कि उसके बिहाफ पे कोई जाके ऑपरेट करके आ जाए। So this is a type of presence of natural persons जहाँ पे this implies supply of services by service provider of one country through the presence of natural persons of the country in the territory of any other country. जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है, और कोई एग्जाम्पल है? सर कोई भी प्रोफेशन, अब बार बार थोड़ा ना जैसे- किसी और को भेज के बोलेगा कि बाल कटवा लो कहीं। नहीं सर, any profession. जूनियर्स को भेज सकता है। इतना रिस्क तुम लोग ही मुझे बताओ, सपोज मैं डॉक्टर से बात करूं ऑपरेट करने के लिए, उस दिन वो छुट्टी पे है और वो बोलेगा मैं जूनियर ऑपरेट कर देगा, विल यू एग्री? नहीं सर, मैं लॉयर कर रही हूँ। ओके, लॉयर। जूनियर को कोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और a CS। सर साइंटिस्ट, हाँ, कोई भी साइंटिस्ट तो नहीं भेजेगा ना अपनी जगह, मतलब कि कोई रिसर्च में। ये तुम कोई फॉर में particular- बोल रहे हो कि अगेंस्ट में बोल रहे हो? सर फॉर तुम ये फॉर में बोल रहे हो कि अगेंस्ट में बोल रहे हो? फॉर फॉर में बोल रहे हो? हाँ। ओके, और कोई? लॉयर का एग्जांपल कौन दिया था? सर मैं हिमानी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है इन रिलेशन टू लॉयर। तुम्हारा केस चल रहा है कोर्ट में, तुम जिस लॉयर से डील कर रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो उस दिन कोर्ट में नहीं जा सकता, एंड एज यू सेड कि उसका जूनियर जाके केस प्रेजेंट करेगा। विल ही बी इक्वली एफिशिएंट देन हिज सुपीरियर? सर इक्वली एफिशिएंट हो ना हो, पर उसके पास पूरी केस हिस्ट्री होगी और मतलब वो नेक्स्ट डेट तो ले ही सकता है, कुछ भी प्रेजेंट ना भी करे। हाँ, आई वांटेड दिस आंसर ओनली। उसको एक खाली एक नया डेट और मिल जाएगा। What he can do, he can- ये तो मेजर केसेस में हो गया, पर जैसे जो क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर कंपनी के लॉयर्स होते हैं वो लोग तो जाके प्रेजेंट करते ही हैं। हर चीज में उनका मेन लॉयर थोड़ी जाता है, उनके पास तो कितने केसेस लाइंड अप होते हैं, कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, तो सब जगह तो वो इक्वली प्रेजेंट नहीं हो सकता। यस, तो जहाँ पे उसके associates- माइनर केसेस वगैरह होगा, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स, दैट कैन बी डन बाय देम। यस But जहाँ पे your presence is felt, you have to go and do the particular work. Yes. यस सर। और सर जो इसके कोई- सेकंड पॉइंट में आपने बैंकिंग का एग्जांपल दिया था, तो उसमें जैसे जो एम्बेसीज में लोग अपॉइंटेड होते हैं वो भी उसमें आ जाएगा? हाँ हाँ। ओके। What are commercial services? सर ट्रेड रिलेटेड जो सर्विस हो। इनकम फॉर द कंट्री, फॉर द नॉर्मल कॉमर्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली गुड्स रिलेटेड जो होगा उसको बोलेंगे, राइट? यस सर, ट्रेड रिलेटेड। What are producer services? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। नहीं, प्रोड्यूसर बोला मैं। फिल्म प्रोड्यूसर। नहीं नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर कहाँ से आएगा यहाँ पे? तो प्रोडक्शन में तो डील करेगा ही, सही ना सर? प्रोड्यूसर Service सर्विसेज, provider. प्रोडक्शन नहीं। प्रोड्यूसर एज इन द फार्मर्स।
तुम लिटरल वर्ड मीनिंग में चली गई हो। बेसिकली वो लोग डिफाइन किए प्रोड्यूसर सर्विसेज को रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, warehousing and technical consultancy which act as How do inputs. they produce anything? They provide services, उसका आउटपुट प्रोडक्शन नहीं है, आउटपुट है satisfaction of the consumer, the person who is taking the service. What do you mean by trade in service? Trade in service. सर जैसे देख लीजिए आईटी कंपनीज में कितने लोग होते हैं ऑफसेट में जाते हैं, मींस कंपनी रिलेटेड में अगर कुछ सर्विस में प्रॉब्लम होता है या कुछ प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होता है तो इंडिया से कनाडा या वगैरह कहीं कहीं पे जाते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ट्रेडिंग सर्विस। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस किए इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेड क्या है, हाउ वी कैन सेटल देम, कैसे एक जैसे एग्जांपल्स तुम लोग ने दिए कि एक पर्टिकुलर आदमी नहीं जा सकता है तो उसका सबऑर्डिनेट जाके करता है, लेकिन जहाँ पे एक आदमी का होना जरूरी है, ही हैज टू बी देयर टू प्रोवाइड हिज सर्विस, वो जाएगा। सर्विसेज हैव गेन्ड कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन बोथ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। किसी के पास अगर बुक है तो स्क्रीन में शेयर कर दो, टेबल दिया गया है इन रिलेशन टू कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। उसके लिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, फिगर्स बहुत पुराने हैं, 2005 का है। Besides being a major contributor to GDP and employment, international transactions in services account for about 20% of total world trade. Services also play a vital role in the industrialization process and economic development of the countries. In the absence of adequate and efficient provision of producer services, जो examples मैंने दिए थे, no country can think of attaining efficiency in the manufacturing other sectors. याद करो पहला क्लास में मैंने बताया था रिगार्डिंग ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। जनरली एड्स टू ट्रेड यहाँ पे आता है सर्विस कैटेगरी में। बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वी कैन डू आवर ट्रेड इन अ बेटर वे। दीज सर्विसेज आर नेसेसरी इवन फॉर प्रमोशन ऑफ कंट्रीज मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स। Import of services and foreign direct investment in service can be immensely helpful in filling up the infrastructural gaps and in providing the needed fill up to the development and industrialization process, especially in the developing countries. Services are important to the Indian economy too. Despite rapid growth of India's service exports, India's share in world exports is services was only 2.3%. Again, it is an old data. Since Indian firms enjoy considerable advantages over the competitors in several areas, they can seize a major share in the world market by involving appropriate production and marketing strategies. With this, we come to the end of international trade in services. I'll take a break of 5 minutes. We'll come back and continue. यहाँ पे किसी के पास मटेरियल है लाइक जो बुक्स जो प्रॉपर्ली दिया गया है? हेलो। Yes, I got it way in January only. ओके, तो उसमें जो आपको बुक्स मिले हैं, डिड यू गेट ऑल द बुक लाइक IBO 1 के पार्ट 1 से लेके 6 तक? 2 पार्सल आए थे, एक में IBO 1, 2, 3 था और एक में 4, 5 था। बट डिड यू गेट IBO 1 का बुक नंबर 6? I got all the books. लाइक 1 to 6 सारे मिले हैं ना? आप श्योर हो? हेलो। Yeah. नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं, जिनको मिला नहीं वो अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिनको मिला है आप एक बार चेक कर लो, IBO 1 से लेके IBO 6 अभी तो चेक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बुक्स मेरी रौरकेला में है और फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, ओके। बट मुझे मिली सारी बुक्स हैं और जनवरी में ही मिल गई थी। नहीं, मिला तो मेरे को भी सारा है, बट नाउ आई चेक टुडे कि उसमें से IBO 4, 5, 6 के बुक नंबर
सिक्स गायब है, मतलब इट्स नॉट देयर इन द सेट, तो आई नीड टू कंसल्ट द ऑथोरिटीज। मैं एक बार और चेक मैंने करके अभी आपको कल देखा तो इन्फॉर्म दूंगी। यस यस यस, आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि पार्ट नंबर 6 आया होगा, क्योंकि मेरे भी दो दो नहीं, मैंने पार्सल्स आए थे। उस टाइम चेक किए थे, उस टाइम तो मेरे पास थे सारे, एक बार मैं और चेक कर लूंगी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।
हेलो हेलो Yes, sir. किसी ने पूछा था रिगार्डिंग IBO1। IBO1 में आई थिंक टोटल 5 ब्लॉक्स ही हैं, 6 ब्लॉक्स नहीं है। एंड आई थिंक तुम लोग का फर्स्ट ईयर में सारे पेपर्स में 5 बुक्स ही हैं। दे डोंट हैव 6 बुक्स इन एनी ऑफ द पेपर्स। सर वो एक्चुअली आकाश was टोटल asking, नो 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 सर, बट एक्चुअली वो जो भी पूछ रहे थे वो बोल रहे थे कि सारे 6 बुक्स मिले हैं क्या, IBO 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारे 6 बुक्स के मिले हैं क्या, वैसा पूछ रहे थे सर। ओके ओके। IBO1 आई हैव द मटेरियल। IBO1 में दे हैव 5 ब्लॉक्स, राइट? यस सर। उनका टोटल 5 ब्लॉक्स है IBO1 में। और बाकी कोई शायद टाइप किया है कि 4 5 6 में 4 ब्लॉक्स है। चेक नहीं किए सर। हाँ 6 में तो 4 ही ब्लॉक्स हैं एक्चुअली। Okay, we'll continue. Now we'll discuss international business ethics. What are ethics? The code of conduct. वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्रिंसिपल्स होने चाहिए। यस सर, होने चाहिए। उससे एक प्रॉपर क्यों वे होने में चाहिए? आपको पता है कि आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से नहीं बात करनी है, मतलब किस तरह से ट्रेड करना है और किस तरह से नहीं करना। Okay. इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं होगा उसकी वजह से, होने से। तो basically there should be ethics in any business, right? Similarly, इंटरनेशनल बिजनेस भी एथिक्स होना चाहिए। तो बेसिकली एथिक्स क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स है दैट हेल्प अस डिफाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। जैसे इसने कहा अभी सही से कि इलीगल बिजनेस जैसे नहीं होगा। हम लोग एथिक्स क्या फील करते हैं? ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं जो होने चाहिए और जो हम लोग को बताता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। There are 4 ethical levels: conduct, fair, integrity and avoidable harm level. अब ये क्या है? What do you mean by conduct level? कि how should you conduct your business? Those ethics tell you how to conduct them. Fair level. Example, fair level. कोई मिलावट ना हो, जो भी प्रोडक्ट है ऑथेंटिकेट होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, जो भी प्रेस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का है वही होना चाहिए इनसाइड द बॉक्स। Good quality products as prescribed, right? यस सर। वो integrity. इंटीग्रिटी मोटा मोटी धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड रिलेटेड जो बोला गया है वही होना चाहिए। ये नहीं कि ये वाइट कलर है तो देखने में जब मिलेगा तो ब्लैक कलर होगा, तो फिर वो इंटीग्रिटी इशू हो जाएगा। जुबान की बात। तुम यही चीज इंटरनेशनल ट्रेड में एक एग्जांपल दो, रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। रिसेंटली सर देखा गया है, जैसा अभी कोविड-19 में चाइना से पीपीपी आया हुआ था, लेकिन बहुत सारा डिफेक्टिव Yes. निकला। Yes. चाइना And last one is avoidable harm level. इसमें क्या होता है? उसी का भी आप सपोज इसमें भी हाँ इसमें भी आप चाइना बोलो। का ही एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि वो पीपीटी हार्म बने, उसके वजह से कितने लोग को कोरोना हो गया एक्चुअली। यहाँ पे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग चाइना अगेन एंड अगेन इन एवरी एग्जांपल, वी कैन से दैट जब हम लोग डील करते हैं एक्सप्लोजन्स के साथ, डेंजर प्रोडक्ट्स के साथ, एक साइन होता है उसमें। जैसे कार्टून पैक में हम लोग लिख देते हैं ग्लास है, हैंडल विद केयर, अपसाइड डाउन, इस तरह एरो मार्क दिखाते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ अवॉइडेबल हार्म लेवल। अब सपोज आप ग्लास ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और आप वहां पे बताओगे ही नहीं कि किस पोजीशन में रखना चाहिए ताकि वो टूटेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो गुड्स डैमेज होगा। एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू सफर, द पर्सन हु इज गोइंग टू परचेज गोइंग टू सफर। फिर से कोई झगड़ा होगा, फिर तो आप चले जाओगे कोर्ट ऑफ लॉ में। अगेन द सेम प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, पैसा वेस्ट, टाइम चला जाएगा, गुडविल खराब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ विल रिलेट एथिक्स टू द ग्लोबल वर्ल्ड। अब एथिक्स, ग्लोबल एथिक्स क्या होता है?
It is an area of critical ethical inquiry into the nature and justification of values and norms that are global in kind and into the various issues that arises different problems को लेके, जैसे environmental problem, peace and security, intervention and human rights. What are ethical objectives? That has been divided into some issues, जिसको सुनने से शायद पता चलेगा क्या है. Should we produce in a low cost developing economy? Should we promote products that might damage health? Should we seek to undermine our competitors? Should we pay minimum wage rate to our employees? Should we employ migrant labor to cut cost? Should we transfer our production units to countries with less strict and safety laws? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एथिकल ऑब्जेक्टिव्स. क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारा होना चाहिए ताकि वी कैन कंडक्ट द बिजनेस इन अ गुड वे. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एथिकल इश्यूज. एक बोला जाता है एथिकल डिलेमास और एक बोला जाता है एथिकल लैप्सेस. वो क्या होते हैं? सर एथिकल लैप्सेस आप बोल बोलो. हाँ, एथिकल लैप्सेस आप बोल सकते हो, जैसे कि हम लोग कोई स्पेसिफिक एक होता है, मीन्स फेलियर हो जाता है, एक वे होता है बात करने का, लेकिन कुछ उसमें लैप्स हो जाता है एथिकली, माने इट इज नोइंग और अननोइंग, लेकिन कुछ फेलियर या कुछ खामियां होता है एथिकल लैप्सेस में. और एक एथिकल डिलेमा ऐसा होता है जहाँ पर आपका चॉइस जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एथिकल नहीं होता है. चॉइस, और अगर हम लोग कोई चॉइस करते हैं, डिसीजन करते हैं, शायद उसमें सही से हम लोग एथिक फॉलो नहीं करते हैं. सॉरी सर, मैं हाँ बोलो. हाँ बोलो. सर सॉरी, मैं दोबारा चाइना को बीच में ला रहा हूँ. एथिकल डिलेमा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना सर. बार बार हमको ये दिखाया गया है विद प्रूफ कि चाइना जब टेस्ट कर रहा था अपने लैब्स में, वुहान में जो लैब्स थे जहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, दे न्यू समथिंग अबाउट द वायरस, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे वेंट बियॉन्ड देयर एथिक्स एंड डिडंट इन्फॉर्म द वर्ल्ड. जब वो स्प्रेड हुआ पूरे दुनिया में एंड इट वाज द WHO, उसके बाद जब उसने आइडेंटिफाई किया, तब तक इट वाज टू लेट एंड इट वाज अ डिलेमा फॉर द वर्ल्ड. सो इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एथिकल डिलेमा. ओके, एथिकल लैब्स के लिए कोई एग्जांपल? लैब्स का भी यही एग्जांपल हुआ कि उनको हाँ, लैब्स का भी तो ये एग्जांपल है. कोरोना फैल चुका है, उन्होंने लिटरली वुहान के जो बाउंड्रीज थी वहां पे उन्होंने खाइयां खोद दी गई कि ना शहर में कोई जा सके ना कोई बाहर आ सके, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट देयर ओनली. आई थिंक मैं यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा ये करूंगा. इन लैब्स में क्या होता है, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ एथिकल लैब्स आल्सो. जो हुआ इटली में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एथिकल लैब्स. एथिकल लैब्स में क्या होता है, जब आप आपके एथिक्स के हिसाब से आप जो फिगर्स होता है या आपका जो टाइम मतलब लिमिटेशंस होता है, उसको जब आप एथिक्स के वाइज आप उसको डिनाई करते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एथिकल लैब्स. लाइक लैब्स मतलब होता है कि कोई भी चीज का अगर बाउंडेशन क्रॉस हो जाता है बियॉन्ड एथिक्स. लेकिन डिलेमा एक अलग, इट्स अ डिफरेंट एंगल एज कंपेयर टू लैब्स मेरे हिसाब से. आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग. ठीक है, एक लेमन्स लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं. एथिकल डिलेमा इज अ सिचुएशन इन विच नो गुड एथिकल चॉइस और डिसीजन इज पॉसिबल. लेकिन लैप्स होता है फेलियर टू बिहेव इन एन एथिकल वे, और चाइना का केस में एथिकल लैप्स था, नॉट एथिकल डिलेमा. सर एथिकल डिलेमा में हम इंडिया का ही केस ले सकते हैं कि लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं, लोगों को देखें या इकोनॉमी को देखें. इट्स अ डिलेमा हियर. यस, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है. तुरंत 8 बजे आके लॉकडाउन कर दिया गया कि 10 बजे से लॉकडाउन चालू हो जाएगा. कोई कुछ कर नहीं पाया, हमारे पास चॉइस नहीं था. इट वॉज अ डिलेमा. लेकिन जो चाइना का एग्जाम्पल है, आई बिलीव इट वॉज अ लैप्स बिकॉज इट इज अ फेलियर टू बिहेव इन एन एथिकल वे. वो बिल्कुल भी एथिकल बिहेव नहीं किए, सब चीज छुपा के रखे. सारे जितने भी उनके पास पॉइंट्स थे, जितना भी लैब में टेस्ट वगैरह
हुआ, जो कुछ इंफॉर्मेशन छुपा के रखे और बहुत लेट से बताए। अब सर वो व्हाट तो इज अब तक दी भी व्हाट आर नहीं द, बताए हैं। हम लोग ऐसे ही डील करते रहेंगे, जैसे मलेरिया का मेडिसिन निकल गया, वेट करो कोरोना का निकल जाएगा। जैसे अब मलेरिया से कोई डरता नहीं, थोड़े दिन बाद कोरोना से कोई डरेगा नहीं। प्रैक्टिकली मुझे बताओ कितने दिन तक लोग घर पे रहेंगे? थिंक अबाउट डेली वर्कर, डेली अर्नर्स जो काम करके अपना रोजगार करते सर हैं, अर्न करते हैं, कब तक वो घर पे रहेंगे? सर जो सर डेली का नहीं भी करते हैं, जो लोग जॉब्स में हैं उनकी जॉब कट हो रही है, सैलरी कट हो रही है। कोई बेचारा अपनी 4-5 लोगों की फैमिली में एक कमाने वाला है, 10 लोगों की फैमिली में एक है और जॉब ही चली जाए अचानक से। ये सभी तो ऐसा सिचुएशन है, सभी को जॉब से निकाल दे रहे हैं कि वी आर अनेबल टू सर पे यू, क्या करेंगे, निकलो। गुड़गांव में एक कंपनी में 800 लोगों को एक साथ निकाला है बिना कोई रीजन दिए। जस्ट उनको एक ईमेल आ गया कि भाई कल से आपको ऑफिस नहीं आना, काम खत्म। सर एक और बेस्ट एग्जांपल है, बैंगलोर में अभी अपने हाल ही में पढ़े होंगे कि लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट चेन्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड ऑन सेल, क्योंकि दैट इज टोटली गोइंग डाउन बाय बिजनेस। एंड वहां पे कोई भी लोग, देयर नो पीपल आर टर्निंग अप टू रेस्टोरेंट्स और एनी ऑफ द फूड चेन्स दैट आर देयर। So that is also one of the big losses, because food chains play a very vital role in the in economy of India. So that is also a very good example. व्हाट इज योर नेम? Sir, my name is Pranavesh. तुम ना जब बोलते हो इतना लाउड क्यों साउंड कर रहे हो? मैंने वहाँ स्पीकर बहुत पास में रख के बात कर रहे हो? नहीं सर, मेरा स्पीकर बहुत दूर है, पता नहीं, शायद वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है मेरे माइक का। हाँ हाँ, यू आर वेरी लाउड। मैं आई थिंक मेरा ओके, मतलब माइक थोड़ा ज्यादा ये हो रहा है। आई जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ। जैसे स्क्रीन में शो किया गया रिगार्डिंग एथिक्स एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, एक चार्ट बनाया गया है, वो चार्ट को फॉलो करो। वहां पे देखो दिया गया है कल्चरल एक्सपीरियंसेस, एथिकल बिलीफ सिस्टम्स एंड सोशल इंस्ट्रक्शंस, वो मिला के बोला जाता है मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। जो कंटेंट ऑफ मैनेजर डिलीवर में जाएगा फाइनेंशियल, लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक। अब इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल एक्सपीरियंसेस? एनीवन? जो एक्सपीरियंस हमें हमारे कल्चर के थ्रू मिले हैं। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे वेदों में कहा गया है कि अपने पांचों उंगलियों से खाना चाहिए, कि वो बेसिक आपके 5 तत्व कहे जाते हैं। या ग्राउंड पे बैठ के खाना चाहिए, यू शुड बी डाउन टू अर्थ। और एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? लव फॉर कल्चर, हमारे इंडिया में जैसे कितने कल्चर हैं, उसके तुम्हारे एक झुकाव होना। लव यू फॉर फॉन्ड एनवायरनमेंट। ऑफ अ पर्टिकुलर, यस। फिर आता है एथिकल बिलीफ सिस्टम्स, ये सच ही है, ये बिलीव है, भगवान है, इट इज अ बिलीफ। तो उसमें क्या क्या आएगा? एनीवन? Basically, ethics reflect beliefs about what is right, what is wrong, what is just, Sir, what is unjust. उसका एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Okay, what is good, what is bad in terms of human behavior. They serve as a compass to direct how people should behave towards each other, understand and fulfill their obligations to the society, and live their lives. Next आता है social instructions. वो क्या होते हैं और क्यों हम लोग को फॉलो करने चाहिए? What are those? सर जैसे कि अभी का सोशल इंस्ट्रक्शन ये है कि वी शुड मेंटेन अ स्पेसिफिक गैप ऑफ 2 मीटर और वी शुड वॉश हैंड्स रेगुलरली सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट अदर पीपल अराउंड। एक सोसाइटी को जब संभालने के लिए कोई डिसीजंस लिया जाता है तो सर उसको बोलते हैं सोशल। हाँ, जैसे अभी लॉकडाउन में हम लोग का 2-3 प्रिकॉशंस वो लेने बोलते हैं। मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो,
एंड जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो घर से बाहर मत जाओ, राइट? Yes, sir. देन वी कम टू मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। वो क्या होता है? मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, हाउ अ पर्टिकुलर पर्सन शुड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट? अब इसको रिलेट करो तुम्हारा ट्रेड के साथ। कि अगर आपने बोला है कि डिलीवरी आपको 4 दिन में हो जाएगी तो वो मैक्सिमम 4 दिन में हो ही जानी चाहिए। यू शुड बी मतलब यू शुड हैव अ करेक्ट बिहेवियर कि आप ऐसा नहीं 4 दिन बोल के और आप 4 दिन तक आपका प्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सर लोग एकदम लेमन्स लैंग्वेज। लोकली भी देखा गया है, जैसे हम लोग कोई अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गुड्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, अगर सेलर अच्छे से बात करे तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी खरीद लेते हैं या फिर उसकी दुकान को दोबारा भी जाते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप अगर होता है तो गुड पर्टिकुलर बिहेवियर सर। एक्चुअली कोई हमें अच्छा दिखाता है तो हम उसके तरफ ज्यादा झुकाव दिखाते हैं। यस, जैसे कि सामने वाला का प्रेजेंटेबल है, प्लीजिंग है, तो यू विल लव टू हियर हिम। अगर सपोज वो तुमको रूडली जवाब दे रहा है, गुस्से में बात करे, तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगे, यू वोंट लाइक टू डील विथ हिम। इस कंटेक्स्ट में आएगा नॉर्मल बिलीफ हम लोग का, जैसे बाकी सब म्यूट करें प्लीज, वॉइस इको हो रहा है। इस कंटेक्स्ट में आएगा नॉर्मल बिहेवियर, जैसे ऑलवेज टेल द ट्रूथ, डू नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे आप कहीं वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल लेने जाओ और आपको वो बोल दे कि नहीं आज ये सब्जी अच्छी नहीं है, आज आप ये मत लो, तो ये उसका बिहेवियर हुआ कि भाई खराब चीज है तो मैं ये ना दूं कस्टमर को, राइट? जैसे डू नॉट चीट, कीप योर प्रोमिसेस, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, डू नॉट जज ऑलवेज। इससे कुछ रूल्स मॉडल्स है यू शुड फॉलो into trade also. Then we have content of managerial dilemma. अब मैनेजमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसा कि आजकल देखा गया है सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बैंकिंग में ज़्यादा भी प्रेशर दिया जा रहा है जितने भी वर्कर्स है टारगेट पूरा करने के लिए। अगर आप टारगेट नहीं पूरा करोगे तो आपको नौकरी से निकालने का धमकी दिया जाता है। मैंने जैसा जो सेल्स में है तो मोटा मोटी उनको अब बोला जाता है कि आपका सेल्समैन स्किल प्रूफ करो, एक टाइप का एक डिलेमा है उनके लिए, प्रेशर है। तो उस कंटेंट में फाइनेंशियल एम में दे सकते हैं। उनको इतना प्रेशराइज करते हैं, मंथली टारगेट देते हैं, इसको कंप्लीट करो नहीं तो यू आर थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। एंड उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं, जो उनके कस्टमर्स हैं उनको बार बार वो फोन करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक बैंक अकाउंट कहीं पे है और अगर आप उनके अच्छे कस्टमर्स में से हो, तो इस पीरियड में भी वो आपको चेन लेने नहीं देंगे, क्योंकि दे डोंट हैव एन ऑप्शन। उनके पास भी और कोई चॉइस नहीं है, उनको भी टारगेट पूरा करना है, उनको भी अपना नौकरी देखना है। तो डेली रेगुलरली दे आर गोइंग टू विजिट यू, गिव अ कॉल, ईमेल्स भेजेंगे कि ये नया प्रोडक्ट हम लोग का आया है बैंकिंग में, ये ऑफर्स है हम लोग के, आप इसको ले लीजिए। अब फॉर एग्जांपल किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं भी चाहिए तो वो डिवीजन वाला के जबरदस्ती देंगे, आप ले लो, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, अपने नाम से ले लो, हम लोग इतना सैंक्शन करवा देंगे, इतना रुपया दे देंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। सर तभी मैं सोचूं मेरे को हर दिन अभी इंश्योरेंस वालों का कॉल काहे आ रहा है? इज दिस द रीजन? यस, क्योंकि उनको सेल्स टारगेट है भाई, वही रीजन है, टारगेट बहुत है अभी। तो मैंने मुश्किल हो रहा है। हर दिन अलग अलग कंपनीज, मतलब इंश्योरेंस वाले, क्रेडिट कार्ड वाले भी ऐसे कॉल्स करते रहते हैं अभी। So you change your number. Sir, even my friend who was in a short-term loan policy, उसको भी टारगेट दिया जा रहा है कि आप इनको फोन करके बोलो कि ये हमारे यहाँ पे अकाउंट खोले। उन लोगों को तो मुझे एक चीज बताओ, अगर बैंक वाले अपने एम्प्लॉयज को टारगेट फुलफिल नहीं करने बोलेंगे तो बैंक अपने आप को कहाँ प्रेजेंट कर पाएगा, अपना कहाँ पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा? बट सर वो कस्टमर को आप इतना टॉर्चर करो कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स ही कम हो जाए तो फिर बैंक क्या करेगा? हाँ नहीं सर, वो तो सब ठीक होता अगर अपने सेक्शन में रह के ही वो काम देते, बट वो अलग सेक्शन में जाके, जैसे मेरा दोस्त एक है जो अभी एक्सिस बैंक में है, वो काम कर रहा है शॉर्ट टर्म डिवीजन लोन्स में। उसको बोल रहे हैं जाके अपने एरिया के लोगों को बोलो को वो अकाउंट खोले यहाँ पे। ओके, मैं तुमको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। यस, मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कहना मैं बैंकिंग से एंड फाइनेंस में रिलेटेड हूँ, जॉब कर रहा हूँ।
तो मोटा मोटी हम भी लोन नहीं दिया जा रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट को आइडल नहीं रखना चाहते। उन लोग बोल रहे हैं आप जैसे भी करके रेवेन्यू लेके आओ, कहना लोन करने से वो रेवेन्यू आता है इंटरेस्ट के तौर पे। अभी लोन नहीं हो रहा है, लोन डिसबर्स नहीं हो रहा है, तो वो फोकस लाइबिलिटी सेक्शन बोला जाता है। ये बैंकिंग का जो इंश्योरेंस हो गया, अकाउंट ओपनिंग, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, इसको लाइबिलिटी सेक्शन बोलते हैं। तो लाइबिलिटी में भी ज्यादा फोकस हो रहा है। I'll end with this very small jovial note related to banking sector. जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है उसको पर्सनली ना ले, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, वांट टू शेयर विथ यू ऑल। व्हाई डू यू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट? व्हाट वाज द रीजन ऑफ ओपनिंग अ सेविंग्स अकाउंट? पैसे सेव करने के लिए सर। इसका मतलब वो अकाउंट तभी यूज होगा जब आपके पास सेविंग्स है, आप जाके बैंक में डालोगे, राइट? यस सर। So why do some banks have kept a minimum deposit amount in savings account? Minimum balance होना चाहिए। ताकि वो लोग अमाउंट काट सके। हाँ, सीरियसली सेविंग्स का मतलब सर ये आज तक मेरे को भी समझ नहीं आया कि मिनिमम बैलेंस होता क्यों है। और ऊपर से सर सबसे बड़ा आयरनी आप देखिए सर, आज तक अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता था तो उस पर टैक्स कटता था, लाइक दे यूज्ड टू डिडक्ट सम अमाउंट। लेकिन अभी आप देखिए कि जब लॉकडाउन हो गया तो दे वेव्ड ऑफ ऑल द टैक्सेस, तो मतलब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को अभी। तो दैट मींस इट वाज एन एक्स्ट्रा पेंशन सोर्स ऑफ लेने इनकम। जाते हैं महीने के पहले दिन और देखते हैं पेंशन में से ही इतने पैसे कट गए हैं। सर इसमें मैं जो कुछ भी ऐड करूं? हाँ जरूर। एक्चुअली द मेन कॉन्सेप्ट जो मिनिमम बैलेंस का है, एक्चुअली आप देखेंगे बैंकिंग के नजरिए से कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जब होता है, बेसिकली हम लोग जब जैसा बैंकिंग होता है तो उसको फंड चाहिए सर। अगर अकाउंट में पैसा ना हो तो वो लोन कैसे देगा सर? तो आजकल एक कॉन्सेप्ट एक देखा गया है कि मिनिमम बैलेंस अगर हो तो वो बैंक का एक लिक्विडिटी फ्लो होता है, उसको आरबीआई एक मैंडेट दिया हुआ है सम परसेंटेज के हिसाब से पर डे मेंटेन करना है। अगर उसको वो लिक्विडिटी फ्लो नहीं होगा तो जैसा आपका यस बैंक हुआ, पीएमसी बैंक हुआ, ये सब क्राइसिस में आ सकते हैं। तो लेकिन ये जो चार्जेस है, चार्जेस देखिए सर, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एसबीआई इतना कमा लिया तो मैंने एसबीआई क्या किया है, सारे बंदों मैंने लोगों को काटा, चाहे वो गरीब हो, वो एक रेवेन्यू है। बिकॉज ड्यू टू एनपीए आपको प्रॉफिट चाहिए। अगर आप प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, वहां पर आप प्रॉफिट मैंडेटरी है। अगर आपको नौकरी करना है, आपको लोन देना है, या तो फिर आपको अकाउंट खुलवाना, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर बैंक में देखो या फिर प्राइवेट सेक्टर। और एक गंदा चीज हो रहा है वो इंश्योरेंस का धंधा। अभी तो बैंक सारा इंश्योरेंस बन गया है। आपको एनी हाउ लाइफ इंश्योरेंस काटना, नहीं काटे तो नौकरी से निकाल देते हैं, और गाली तो भयंकर देते हैं। तो दीज आर दी सम ऑफ दी, देखो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वी डोंट डिनाई कि बैंक के कुछ रेगुलेशंस हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वी डोंट डिनाई कि बैंक के कुछ रेगुलेशंस है जो दे हैज टू फॉलो, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स इटसेल्फ यहाँ पे कोई लागू नहीं होता है। आज जब एक बंदे के पास पैसे ही नहीं हो, सेविंग्स अकाउंट में डाले कहां से? सेविंग्स अकाउंट का मतलब है आप अपार्ट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंसेस जो बच गए आप उसको सेव करते हो। एक लोअर इनकम पीपल है जिसका स्लैब रेट बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, जहाँ एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से सेव कर पाएगा रेगुलर बेसिस पे? तो आई फाउंड इट वेरी विटी कि क्यों ये लोग एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं। दैट वाज द रीजन आई शेयर दिस विथ यू। कोई पर्सनल नहीं है किसी का बैंकिंग रिलेटेड, आई एम नॉट अगेंस्ट द बैंकिंग रूल्स, but still it's not according to the objective of opening and savings account. Sir, I agree. Primary मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लो बैलेंस है तो उसको ये लोग 1 लाख का लोन भी ग्रांट नहीं करते हैं। और माल्या और ये नीरव मोदी जैसे लोग हैं, उनको इतने इतने करोड़ों के ये लोग लोन दे देते हैं, इतने वो लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं और वो लोग कंट्री से बाहर भी चले जाते हैं। तो जब वो लोन लेते हैं तब थोड़ा ना वो डिफॉल्टर होते हैं। वही बात है ना कि भरोसा होता है ना। अगर 1 करोड़ का लोन है और वो उसी के सब नहीं दे रहा है टाइम से, कितने 1000 करोड़, मतलब नॉर्मल किसी लोअर मिडिल क्लास को तो वो बेचारा तो जीरो ही गिनता रह जाए। ओके, विल नॉट गो टू दैट। ओके विल नॉट कि एटलीस्ट अगर आता है तो कम से कम कुछ तो रिकवर कर सकते हैं, बट मे बी सब मिले हुए होते हैं। नहीं ठीक है, विल नॉट गो इनटू दैट, विल कम बैक टू आवर टॉपिक, नहीं तो हमारा कोर्स रह जाएगा। म्यूट योरसेल्फ, विल कंटिन्यू विद दिस। आफ्टर डिस्कसिंग ऑफ कंटेंट ऑफ मनी डिलेमा, कुछ एस्पेक्ट्स वहां पे दिया गया है रिगार्डिंग फिनेंशियल, लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल,
पर्सनल एंड इकोनॉमिक। अब इसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एथिक्स में क्या आएगा? व्हाट विल गेट इन फाइनेंशियल एथिक्स? जैसा फाइनेंशियल में एनीवन? बैंकिंग से ले सकते हैं, फाइनेंशियल में जैसा सिग्नेचर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, या कोई सा चीज है मिस मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। जैसा आजकल हो रहा है सर, एक ट्रेंड चल रहा है, म्यूचुअल फंड को एफडी बोल के बेचा जा रहा है, तो वो एथिकली रॉन्ग है। और जिसको इसके बारे में नहीं पता वो फंस भी जाता है। ऑब्वियसली They don't सर, have एक a choice. हाँ। रिसेंटली केस है यस बैंक का ही, आप देख लीजिए, ATA1 करके एक बॉन्ड बीच में निकला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था द टाइम ऑफ कंपनी डूबेगा तो वो उड़ा देगा पैसा। तो बहुत सारे लोग को, जो आरएम्स लोग थे, उन लोग बोल के बेचे ये सुपर एफडी है, आप ले लो, एक नहीं डूबेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न देगा। तो बहुत सारा कोर्स अभी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, केस फ्रेश केस है पूरा। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी कम टू लीगल एथिक्स। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स? लीगल एथिक्स में क्या आएगा? इट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ, ओके से जैसे अगर आप एक लॉयर हो, आप अपने क्लाइंट की तरफ से केस लड़ रहे हो, आप उसको तो प्रेजेंट करो कि आप उसकी तरफ से लड़ रहे हो, पर आप सामने वाली से पार्टी से भी हाथ मिला के बोलो कि भाई मैं तो तुमको जिता दूंगा, इसको हरवाई दूंगा। तो लीगल भी एक एथिक्स आपके होने चाहिए कि हाँ भाई आपका ये क्लाइंट है तो आपको इसी की तरफ से लड़ना है केस। सर लीगल में यू हैव टू फॉलो ऑल द लीगल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लाइक अगर आपको बोला गया कि आपको इस रूल को फॉलो करना है तो आपको करना है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। Okay, in a nutshell, I can say that legal ethics is the minimum standard of appropriate conduct within the legal profession. It is the behavioral norms and morals which govern judges and lawyers. It involves duties that the members owe one another, their clients, and the courts. As rightly said by this girl, वहाँ पे you should be ethical, legally ethical. अब organizational ethics क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स सर, अब देखा जा सकता है, जैसा अभी जैसा कोविड-19 के पैंडेमिक में जॉब लॉसेस हो रहा है, सैलरी सही से नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉयज का केयर करना चाहिए, सप्लायर्स का सही टाइम में पेमेंट देना चाहिए, आपका जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो वो एथिकली सही होना चाहिए। जैसा आप बोले कि हम लोग के कुछ भी बना रहे, पेपर बना रहे, तो पेपर होना चाहिए, कुछ और प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो कुछ एथिक्स होना चाहिए। एंड यू शुड बी रिस्पांसिबल फॉर योर टीममेट्स। यस, इसमें प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जहां बिजनेस ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फॉर बिजनेस। दे आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्ट्स ऑफ फेयरनेस, कंपैशन, इंटीग्रिटी, ऑनर एंड मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स क्या है? एथिक्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? सर मतलब हमें कुछ परसेंट, मतलब जैसे हमारी जो प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट हमें सोशल, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए भी रखना चाहिए। जैसे 10% हो गया, 10% हो गया, लाइक वो टर्म को क्या बोलते हैं? CSR उसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट CSR। हाँ, यस, कौन बोल रहा था हॉस्पिटल के बारे में? बोलो सर। जैसे कुछ परसेंट हमें हॉस्पिटल को भी देना पड़ता है अगर कॉर्पोरेशन अच्छे इसमें जा रहा है, और कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्री, जैसे वो अभी पॉल्यूशन उसके वजह से भी तो होता है ना सर, तो उसके लिए उसको एक हेल्थ केयर हर एक पर्टिकुलर वीकेंड के बाद रखना चाहिए। और अगर उसके एम्प्लॉयज कोई है, अगर उनको कुछ हो गया तो उनके लिए इंश्योरेंस कराना चाहिए, उनके फैमिलीज को भी देखना चाहिए, जिससे कि मतलब उनको भी सिक्योरिटी मिले और वो भी छोड़ के ना जाए, और उस तरह से सोसाइटी भी अच्छे से डेवलप कर पाएगा। बेसिकली वी कैन से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप कुछ अमाउंट स्पेंड करो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। यस। नेक्स्ट आता है पर्सनल एथिक्स। सर स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा होता है, जैसे कि आपको SC ST कास्ट और OBC वालों के लिए भी अलग एक स्पेस होनी चाहिए कि इतना परसेंट आपको इस कैटेगरी में से लेना है। या जॉब्स में भी होता है कि इतने परसेंट आपको जॉब्स वुमेन्स को देनी है, या SC ST OBC वालों को देनी है। राइट। नेक्स्ट अबाउट पर्सनल एथिक्स। इसमें क्या क्या आएगा? इसका इंडिविजुअल बिलीफ। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ये जो कोटा सिस्टम होता है ये हमारा सोशल सर्विस में काउंट होता है? एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे वर्स्ट इफेक्टेड है जनरल कैटेगरी। जनरल नहीं बची है। हाँ, ओके, कमिंग टू पर्सनल एथिक्स, इसमें क्या आएगा?
हमारा खुद का इंडिविजुअल बिलीफ, मॉरल, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, खुद को पहचानना, which can affect your life, including family, finance, and relationship. If anyone wants to add something, personal ethics में In case of टाइम में international टैक्स होना management, चाहिए। एथिक्स भी if होना someone give us चाहिए। एक एक करके इसमें एक इकोलॉजिकल एथिक्स भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्रीज में से रिवर्स में अपना सब पॉल्यूटेड वेस्ट डालते हैं या रिवर्स बोरिंग होती है तो वो नहीं चाहिए। वो सोशल एथिक्स में चला जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वी कैन गो बाय सोशल एथिक्स, ठीक है। ओके सर जैसे इधर हमें कुछ मतलब टास्क मिले कि आपको इतने टाइम पीरियड में आपको इतना टास्क पूरा करना है, लाइक इतने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो आपको इतना बना के देना होगा। आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं बना रहा, मेरा मन नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड कोई भी रेगुलेशंस। सर, कोई भी अपने एक पर्टिकुलर कहीं पे काम कर रहा हो, वो डॉक्यूमेंट्स को दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं बेच सकता। वो एटलीस्ट एक पर्सनल एथिक्स होना Yes, this चाहिए। is a very good example. You should be honest to your organization where you are working. यस You should not share the secrets of your organization or the employer. The last one is economic ethics. इसमें क्या आएगा? टैक्स और टाइम में पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, वी कैन टेक दिस इन इकोनॉमिक एथिक्स क्योंकि इनकम रिलेटेड है। गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। और क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसमें? सर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसा बिजनेस के लिए जैसा बना हुआ है, वेदर इट इज जीएसटी और पोल्यूशन का अगर कोई नॉर्म्स है उसको मान के चलना, या तो फिर आपका कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करा गया है उसको फॉलो करना, या फिर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल हुआ उसको फॉलो करना, तो इकोनॉमिकली वो फॉलो होना चाहिए। सर आई एम मैं नॉट यहाँ पे श्योर बट मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर की साइड से भी हो सकता है, लाइक दे हैव टू पे सैलरी और वेजेस एट राइट टाइम, मतलब इन्हें पर्टिकुलर टाइम पे हमें मतलब वेजेस और सैलरी देनी चाहिए। आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। अब वहां पे अनएथिकल होगा टू चार्ज एनी प्राइस। अगर वो सोचेगा कि मैं मोनोपोली मार्केट में और एकदम हाईएस्ट प्राइस चार्ज करूं जहां पे बायर्स ही नहीं होंगे, ही वोंट बी एबल टू सेल हिज प्रोडक्ट, तो वहां पे आई थिंक इकोनॉमिक एथिक्स काम आता है, जहां पे यू शुड चार्ज अ प्राइस, तुम्हारे लिए वो प्रॉफिटेबल होगा बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सन हु इज परचेसिंग, बिकॉज उतने का वैल्यू होगा नहीं लेकिन आप प्राइस उसे डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे हो। क्लियर? सर इसका विद दिस विल, हाँ बोलो। जैसा आप एयरलाइंस में सर दे सकते हैं, जब टिकट काटते हैं अगर प्री हैंड हम लोग काटते हैं तो कम पड़ता है, अगर लास्ट मोमेंट में काटते तो 3,000 का 10,000 या 15,000 में मिलता है टिकट्स। वो डिस्क्रिमिनेशन होता सेम है। गोज विद राजधानी ट्रेन्स आल्सो। It's applicable to them also. ठीक है, with this we'll stop here. I've completed till half of this chapter. We'll continue in the next class. तुम लोग कल क्लास नहीं है, मेरा नेक्स्ट क्लास मंडे है, राइट? सैटरडे संडे we don't have a class. I'll be Yes, taking sir. my last class on Monday. Okay? चलो, Sir? take care. Bye bye. सर टाइम हाँ, same 3 Sir, to time? 5. 3 to 5. सर कॉपी सर जो ऑनलाइन जो पढ़ौଛନ୍ତି ଆପଣ କପି ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସ୍ମୁଥ କପିଟା ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। They have shared the